नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो एसएससी एमटीएस का सेट का एनालिसिस कर रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत मायने रखता है दोस्तों आगामी एग्जाम के लिए। इसमें मैं जीके जीएस एवं करंट का सभी का अपडेट करके व्याख्या कर रहा हूँ, इसलिए हर एक सेट पे बने रहें और सावधानीपूर्वक सुन के अपने तैयारी को बेहतर करें। इसी क्रम में पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? तो महान्यायवादी क्या होते हैं दोस्तों? तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 176 होता है। 76 के अनुसार भारत में एक महान्यायवादी होगा जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा करेंगे। दोस्तों, जैसे हमारे सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य वकील होता है भारत सरकार का, जो कि दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ, कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है। यानी कि भारत सरकार का मुख्य वकील जो भारत सरकार को सलाह देता है उसे भारत का महान्यायवादी कहते हैं। और राज्य सरकार को सलाह देने के लिए एडवोकेट जनरल होता है। तो अभी वर्तमान में याद रखेंगे कि भारत के मुख्य महान्यायवादी कौन हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, आर वेंकट रमनी। सभी जीके जीएस का डिस्क्रिप्शन करता हूं दोस्तों एवं करंट का अपडेट करता हूं, इसलिए हर एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मानकर वीडियो में बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, इसलिए लाइक भी करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घेघा रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है? तो घेघा रोग देखते होंगे गांव समाज में बहुत सारा का गर्दन बहुत मोटा हो जाता है। इसमें दोस्तों थायराइड ग्रंथि फूल के मोटी हो जाती है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है। इसलिए थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है और इसकी पूर्ति करने में मदद करता है आयोडीन, यानी कि आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, इसलिए आयोडीन की पूर्ति करते चलें। और अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में अगर जानते हैं हम लोग, तो दोनों किडनी के ऊपर पाया जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को तो जानते ही आप लोग, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। जबकि पीनियल ग्रंथि एक होता है जिससे मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, इसीलिए यह मेलाटोनिन हार्मोन किसी भी व्यक्ति को सोने और जगने की क्रिया को नियंत्रित करता है, कब सोना है कब जगना। इसलिए रात में जगने से नींद नहीं आती है, क्योंकि सोने के बाद मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेट होता है, इसलिए मेलाटोनिन हार्मोन को सोने का हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अंधेरे का हार्मोन भी कहा जाता है दोस्तों मेलाटोनिन हार्मोन को, इसलिए याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निदेशक थे और उन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय शुरू किया था? कथक केंद्र के निदेशक थे, मतलब बताने वाले, और अपना एक विद्यालय खोले थे, उसका नाम था कलाश्रम। तो पंडित बिरजू महाराज, जो कि कथक नृत्य के महान पुरोधा थे, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज को 1986 में पद्म विभूषण, जो कि भारत सरकार का भारत रत्न के बाद दूसरा महान पुरस्कार है, पद्म विभूषण। तो दोस्तों याद रखेंगे पंडित अच्छन महाराज। अच्छा, ये कथक कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो कथक उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य है, ये भी जानेंगे, खास करके यूपी में। पंडित अच्छन महाराज कौन थे? तो पंडित बिरजू महाराज के पिताजी थे, जबकि पंडित शंभू महाराज और पंडित लच्छू महाराज दोनों चाचा थे, और ये चारों कथक नृत्य के निदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में मवेशियों के सम्मान में, यानी कि झारखंड में पशु पक्षियों के सम्मान में डैश दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है। झारखंड में मवेशी के सम्मान में कौन त्योहार दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है? तो सोहराय दोस्तों। सोहराय जो है मवेशी के सम्मान में झारखंड में मनाया जाता है। जबकि भगता पर्व भी झारखंड में ही मनाया जाता है। भगता पर्व को बुध बाबा के पूजा के रूप में वो लोग मनाता है, और शाम में भक्त लोग मुखौटा पहन के छऊ नृत्य में भाग लेता है। छऊ नृत्य कहाँ कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा का नृत्य है छऊ नृत्य, तो इसको भी याद रखेंगे। मकर तो जानते हैं, मकर संक्रांति मनाया जाता है, जिसमें चूड़ा दही तिलकुट खाया जाता है, यानी कृषि के सम्मान में। हरे भारत के अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। भारत सरकार की दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत
जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में 15 से 35 वर्ष तक के बच्चों को जनसंख्या को शामिल किया जाता है, व्यक्ति को, 15 से 35 वर्ष के व्यक्ति को। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के सौजन्य से चलाया जाता है और इसमें 15 से 35 वर्ष तक के युवाओं को न्यूनतम मजदूरी देने का वादा किया जाता है, रोजगार देने का वादा किया जाता है, सरकार के द्वारा काम दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 2023 का आईपीएल फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। अहमदाबाद में दोस्तों जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें दर्शकों की क्षमता 1.10 के से ऊपर है, प्लस है, 1,10,000 से ऊपर। आईपीएल की अगर बात करें दोस्तों तो पहला आईपीएल 2008 में खेला गया था, आईपीएल की शुरुआत। अभी वर्तमान में करंट को आप याद रख लीजिएगा, वर्तमान में 17वां आईपीएल खेला गया है। इसके प्रायोजक टाटा थे, टाटा कंपनी। अभी वर्तमान में 10 टीम खेली है आईपीएल। विजेता केकेआर रहा, कोलकाता नाइट राइडर, जबकि उप विजेता, आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि केकेआर किसको हराया था, उप विजेता कौन था आईपीएल का। बहुत बार आईपीएल का या फिर किसी खेल का उप विजेता पूछा जाता है। सबसे महंगा खिलाड़ी दोस्तों थे मिचेल स्टॉक थे। सर्वाधिक रन विराट कोहली मारे थे 741 रन, जबकि सर्वाधिक विकेट हर्षल पटेल लिए थे 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि कमेंट करने से आपको याद रहेगा और कभी भूलने का भी चांस नहीं रहता है कहीं पे अगर हम लिखते हैं कोई चीज़। तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलती है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि लू कहाँ चलती है। तो लू उत्तर भारत में चलती है। उत्तर भारत में गर्मी के दिनों में धूल भरी जो आंधी चलती है उसी को लू कहते हैं। तो हरियाणा भी उत्तर भारत में, राजस्थान भी लगभग उत्तर भारत में आता है, लेकिन पश्चिम भारत में भी क्षेत्र उसका पड़ता है, लेकिन ये सब लपेटे में आ जाता है सब, पंजाब उंजाब में। गोवा में ये नहीं चलती है क्योंकि गोवा दक्षिण भारत में लगभग पड़ जाता है, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में आ जाता है। तो उत्तर भारत में लू। काल बैसाखी दोस्तों याद रखेंगे, गर्मी के मौसम में पश्चिम बंगाल में चलने वाला जो है धूल भरी आंधी है, गर्मी के मौसम में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट घाटा क्या है? तो बजट में घाटा राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता। अगर सरकारी व्यय ज़्यादा हो जाएगा तो राजस्व पर बोझ पड़ेगा, उसी को बजट घाटा कहते हैं। यानी बजट घाटा क्या है? तो राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता जब होगा तब उसे बजट घाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कूडर के साथ ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तब विश्व मोहन भट्ट को 1994 में राय कूडर के साथ ए मीटिंग बाय द रिवर, इसके लिए इन्हें विश्व मोहन भट्ट को 1994 में ग्रैमी पुरस्कार मिला था। ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों इसकी स्थापना 1959 में हुआ था और यह यूएसए के द्वारा दिया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। भारत में सर्वाधिक बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड पंडित रविशंकर जी को जाता है, जो 5 बार जीते थे, ग्रैमी अवार्ड जीते हैं अब तक। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। 2024 में भी हाल फिलहाल में शंकर महादेवन एवं उनके ग्रुप को ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है। पंडित रविशंकर वाद्य यंत्र कमेंट कीजिएगा आप लोग। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है, जो एक मंदिर परिसर में होता है? जैसे क्रिकेट वगैरह में भी आप लोग जानते ही होंगे कि अभ्यास मैच भी खेला जाता है, उसी तरह से नृत्य शुरू करने से पहले सेवा कली नाम का एक अभ्यास सत्र किया जाता है। तो कथकली कहाँ प्रसिद्ध है? केरल में है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है। जो आंध्र प्रदेश ट्रिक के याद पे रखेंगे कि आंध्र मतलब अंधा, अंधा आदमी कच्चा पूड़ी खाता है, तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य। ओडिसी उड़ीसा में किया जाता है, जबकि कथक उत्तर भारत का भी जस्ट हम लोग किए आगे के क्वेश्चन में पंडित बिरजू महाराज वाला में। यदि एक ईंट पर 7 न्यूटन बल लगाया जाए और वह 5 मीटर तक गति करता है तो किया गया कार्य कितना होगा? सबसे पहले न्यूमेरिकल आता है दोस्तों, तो हमेशा मैं बताता हूँ कि
जितना ALP टेक्नीशियन का सेट करवा चुका हूँ उसमें सब में 1-2 न्यूमेरिकल रहता है सेट में। इसमें तो MTS वाला में पहला 3 सेट में पहला बार न्यूमेरिकल आया है। सबसे पहले लिखिए 7 न्यूटन बल, यानी कि बल दिया है एफ का मान है 7 न्यूटन, 5 मीटर तक गति करता है, यानी दूरी किया है। एस होता है दूरी दोस्तों, जिसको कि 5 मीटर तक गया है। तो पूछ रहा है कार्य W बराबर आप पढ़े हैं F/S cos थीटा। तो दोस्तों जहाँ थीटा कितना डिग्री से कितना दूरी तय करती है तब cos थीटा लगाएंगे, क्योंकि इसमें तो एंगल कुछ दिया हुआ नहीं, तो हम लोग W बराबर FS का खाली लेंगे। F कितना है दोस्तों 7 न्यूटन और दूरी कितना चला है 5, तो 7×5 = 35 जूल, कार्य का मात्रक जूल, तो यहाँ पे 35 जूल दिया है। अगर रहता कि एक ईंट पर 7 न्यूटन बल लगाया जाए और वह 5 मीटर तक गति करती है, जो 45 डिग्री के सापेक्ष में 5 मीटर तक गति करती है, तो 45 डिग्री तक cos 45, यहाँ cos का cos थीटा की जगह 45 आप रखते और cos 45 का मान रख के 7 × 5 × cos 45 का जितना मान होगा उतना रख के आपको सोल्व करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राजस्व व्यय क्या है? राजस्व व्यय क्या है? तो दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्य पर जो व्यय होता है वही राजस्व का व्यय है। राजस्व मीन्स भंडार, तो भंडार का व्यय क्या है? तो रोज हम लोग अपने भंडार से जो खर्चा करेंगे वही हमारा भंडार का व्यय हुआ। तो उसी तरह से राजस्व व्यय क्या है? दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्य पर जो व्यय किया गया धनराशि, उसी को राजस्व व्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो चीन में है। चीन बहुत अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बनाता है दोस्तों और बोलता है। हम लोग का भी हक है कि हमारे पूर्वज जो भोले बाबा थे वो कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, वो जगह लूट के रखे हैं वो, इसलिए कैलाश पर्वत हम लोग का है। हम लोग भी अब आज से बोलना स्टार्ट करेंगे। पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में है? चीन में। जबकि अफगानिस्तान में तो आप लोग को पता ही होगा हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है। पाकिस्तान में काला नमक पर्वत है, उसे काला नमक निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? तो भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में हुआ था, इसलिए इसको भी याद रखेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद तो हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, इनका पार्टी ये था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई स्टोरी किस महिला लेखक की आत्मकथा है? तो कमला दास की है। माई स्टोरी दोस्तों क्यों पूछा गया? क्योंकि भारत में सबसे अधिक बिकने वाली महिला आत्मकथा जो है लिखी है वो फेमस हुआ, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली महिला आत्मकथा है माई स्टोरी बुक, इसलिए इसको हमेशा याद रखेंगे। अमृता प्रीतम भी उपन्यासकार हैं। और आशापूर्णा देवी को 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और भारत की सबसे पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली ये थी, इसको याद है। पुरुष में कौन था इसको कमेंट कीजिएगा। पुरुष में आशापूर्णा देवी को 1976 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार और भारत में सबसे पहली महिला बनी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त की। अमृता प्रीतम का सर्वाधिक फेमस प्रसिद्ध उपन्यास हुआ पिंजर नाम से, बहुत बार पूछता है पिंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? यानी कि हम मौलिक कर्तव्य मीन्स जान लीजिए, ऐसे भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सोचे कि मेरा कर्तव्य क्या नहीं। तो राष्ट्र का सम्मान करना अपना कर्तव्य है, सद्भाव को बढ़ावा देना, भाईचारे को बढ़ावा देना अपना कर्तव्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना हमारा कर्तव्य है, और कर का भुगतान करना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन लग रहा है कि हम लोग का जरूरी है, लेकिन इसमें फंस जाता है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में, इसलिए सबको याद रखेंगे। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत भाग 4 में मौलिक कर्तव्य की व्याख्या किया गया है, जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं टोटल, और शुरू में मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया संविधान में, शुरुआत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। किसके अनुशंसा पर जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य?
अभी वर्तमान में 86वां संशोधन 2002 के अंतर्गत 11 है मौलिक कर्तव्य की संख्या। तो पहले 10 मौलिक कर्तव्य था और किनके सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, इसको कमेंट कीजिएगा आप लोग। और किस संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य शुरू में था, ये भी बता सकते हैं आप। हालांकि अभी मेन याद रखिएगा कि 11 को 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। भिटारी मंदिर किस राज्य में है? भिटारी मंदिर उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, जो गुप्तकालीन मंदिर है और विशेष प्रकार के ईंटों के अलंकरण से सजाया हुआ है। झारखंड में देवघर, बाबा देवघर का मंदिर है, बैद्यनाथ का मंदिर है। बिहार में बहुत सारे मंदिर है, राजगीर में मंदिर है, बोधगया में मंदिर है, पावापुरी का जल मंदिर है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के सम्मान में, विष्णु के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है, उनका मंदिर ही वहीं है, अभी वर्तमान में चल रहा है दोस्तों। देश के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है। किसका सिद्धि के सांस्कृतिक? तो गुजरात का, और उनका सिद्धि धमाल नृत्य उत्कृष्ट शैली है। तो गुजरात के सांस्कृतिक विरासत 300 वर्ष पुरानी है, जो कि धमाल नृत्य फेमस है। सिद्धि धमाल डांस कहाँ का उत्कृष्ट शैली है? बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि सिद्धि धमाल डांस, तो गुजरात का। उत्तर प्रदेश में हम लोग पढ़े हैं अभी जस्ट, कथक यहाँ का फेमस है, कथक नृत्य, जिसके महान पुरोधा पंडित बिरजू महाराज। मध्य प्रदेश में निमाड़ी और काठी नृत्य फेमस है वहाँ का। राजस्थान में तो घूमर जानते ही आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? मानसून जब चलते रहता है तो लेह या लद्दाख में बहुत कम बरसात होती है दोस्तों। सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा मेघालय में होती है। मेघालय के भी मासिन राम एक क्षेत्र है, पहले चेरापूंजी था जहाँ की विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन अभी वर्तमान में मासिन राम मेघालय में ही जगह है जहाँ की विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तीसरे संस्करण में अधिकतम पदक जीते? कौन सा संस्थान है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी। उस समय का करेंट क्वेश्चन था जिस समय ये चल रहा था एग्जाम। आप अभी वर्तमान में याद रखेंगे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कब से शुरुआत हुआ इसका? तो 2020 से। अभी जो बता रहे हैं उसी को याद रखिएगा, पहले वाला भूल जाइए। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 में स्टार्ट हुआ, उड़ीसा के भुवनेश्वर से स्टार्ट हुआ। भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में 2020 में स्टार्ट हुआ। अभी वर्तमान की अगर बात करें तो चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम असम के गुवाहाटी में, असम में खेला गया, गुवाहाटी में। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहला रैंक हासिल किया। जैसे उस समय क्वेश्चन 2023 में पंजाब यूनिवर्सिटी जीता था, अभी फर्स्ट पर रहा चंडीगढ़, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 1 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमान के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया? तो 1940 में मुस्लिम लीग ने। याद रखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई। किसके द्वारा? आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा। इसका स्थापना ढाका बांग्लादेश में हुआ, ढाका बांग्लादेश में। अब बाद में मुख्यालय लखनऊ है, लखनऊ बनाया गया, अभी वर्तमान में लखनऊ, तो इसको भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया? तो दोस्तों द गाइड नहीं लिखा गया, बाकी कुली, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस यानी कि एक इंडियन राजकुमार का, भारतीय राजकुमार का निजी जीवन, द स्वॉर्ड्स एंड द सिकल और कुली, ये तीनों जो है मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया है। जबकि द गाइड किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? द गाइड 1958 में R.K. नारायण, याद रखेंगे क्योंकि बहुत बार फंसते हैं दोस्तों। नारायण, R.K. नारायण, बहुत बार KR नारायण ऑप्शन में रहता है, R.K. नारायण, KR नारायण, तो आदमी कंफ्यूज होता है, इसलिए याद रखेंगे। द गाइड 1998 में R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है। इसी में एक पूछता है अरुंधति रॉय का द गाइड, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स, सॉरी दोस्तों, अरुंधति रॉय का द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स। बहुत बार एग्जाम में ऐसे पूछता है तो द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय। और इस बुक के लिए बहुत बार पूछता है कि अरुंधति रॉय को मैन बुकर पुरस्कार कब मिला था? द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग के लिए
1997 में मैन बुकर पुरस्कार मिला। मैन बुकर पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुभमन गिल अपने खेल में रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चा में थे। कौन सा खेल खेलते हैं? उस समय का करंट क्वेश्चन था, 2023 में पूछा गया था। तो शुभमन गिल क्रिकेट से खेलते हैं। बाकी हॉकी का आप लोग जानते हैं, प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे मेजर ध्यानचंद। उन्हीं के सम्मान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1991-92 में हुई। बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी साइना नेहवाल, पीवी सिंधु आप लोग जानते ही होंगे। शतरंज के लिए सबसे फेमस विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक विश्व प्रसिद्ध सितार वादक है? तो ये तो अभी जस्ट पहले एक कमेंट भी पूछा था दोस्तों, याद रखेंगे, उसका आंसर भी यहाँ आ गया। मैंने पूछा था पंडित रविशंकर किस खेल से संबंधित है, शुरुआत में 1-2 क्वेश्चन में। तो पंडित रविशंकर देखिए प्रसिद्ध सितार वादक हैं पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जो है सितार वादक हैं, जबकि अली अहमद हुसैन शहनाई फेमस शहनाई वादक हैं। और राज रत्नम पिल्लई जो यहाँ है नाद स्वरम वादक है। नाद स्वर एक होता है यंत्र, उसी को बजाते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है इसलिए इसको और अस्थिर से सुनिएगा, इसको छोटा करते हैं। वन जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 वन जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को लागू करने का प्रयास करता है। CITES के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 सही है। CITES का फुल फॉर्म देखिए, यहाँ से पढ़ लीजिए, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो CITES सरकारों के बीच एक समझौता है जो यह सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो। यानी कि पहला इसका कहने का मतलब हुआ कि CITES बोलता है कि जंगली जानवर और पौधा के नमूना लेने के चक्कर में, कोई शोध करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि उसके अस्तित्व पर खतरा हो, इसलिए सोच समझ के काम करें। पहला वार्निंग दिया। दूसरा क्या कहता है? कन्वेंशन के तहत देशों को परमिट के माध्यम से सभी सूचीबद्ध नमूनों के व्यापार को विनियमित करता है। तो कहा जाता है सभी देश में एग्रीमेंट बना हुआ है और जितना सूचीबद्ध उसमें जानवर है उस पर नज़र बनाए रखने के लिए ये दूसरा ऑप्शन बोला। और ये तीसरा ऑप्शन, यह जीवित जीवों के नमूनों के स्वायत्तीकरण को विनियमित करने का प्रयास करता है। यह जितना जीवित जीव का नमूना है उसको पर्सनली बढ़िया से अपने देख रेख में उस जीव को रखना है और उससे मतलब उस पर शोध करके और फिर स्वस्थ रूप से उसको छोड़ना है। तो 1, 3 और 4 CITES का अंतर्गत ये आता है। और दूसरा गलत है दोस्तों, ये कहता है कि CITES के तहत पौधा और जानवरों के नमूनों को उनके विलुप्त होने के खतरे के आधार पर 5 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। बिल्कुल गलत है। याद रखेंगे वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1980 में आया था वन संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? शुरुआत में 1986 में। जबकि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। बराबर क्वेश्चन, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेट यहीं तक। बहुत सारे डिटेल और करंट का अपडेट देता हूं, इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।